जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स बीएस इंग्लिश की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रहेगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न नॉवल के नुमायाँ खदोखाल। स्टूडेंट्स, आज अगर आप मॉडर्न नॉवल के नुमायाँ खदोखाल मेरी इस वीडियो के ज़रिए समझ गए तो यकीन कीजिएगा कि आप मॉडर्न लिटरेचर की बुनियाद को समझ जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न नॉवल ज़ाहिर है मॉडर्न लिटरेचर का ही हिस्सा है। और मॉडर्न लिटरेचर में सिर्फ मॉडर्न नॉवल ही शामिल नहीं है, मॉडर्न पोइट्री भी है, ड्रामा भी है, क्रिटिसिज्म भी है, बाकी भी चीज़ें हैं, लिटरेरी थ्योरी वगैरह भी है। और ये सब चीज़ें आपको मॉडर्न लिटरेचर के तहत नज़र आती हैं। और अगर आपको मॉडर्न नॉवल की समझ आ गई तो मैं समझता हूँ कि बाकी मॉडर्न चीज़ों की समझ भी आपको आ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारा लिटरेचर आपस में इंटरकनेक्टेड है और इसकी बेस एक ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और मॉडर्न नावल के टॉपिक को बाकायदा आपको पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस पेश करता ही रहता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान करके पेश किया जाता है, और ख़ासतौर पर वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर हैंडल नहीं किए गए या बिल्कुल ही टच नहीं किए गए। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स को ज़्यादा चूज़ करूँ, इसलिए मेरी वीडियो आने में थोड़ी ताख़ीर भी हो जाती है कि ऐसे टॉपिक्स को टच करें जो यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा अच्छे टच नहीं किए हुए या फिर है ही नहीं, सिरे से वीडियोस मौजूद ही नहीं। तो जनाब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो मॉडर्न नावल का सेलिएंट फीचर है वो ये है कि ये नावल रियलिस्टिक है। मतलब कि ये नावल हकीकत से बहुत ही करीब तर है, क्योंकि मॉडर्न नॉवलिस्ट गेव मोर इम्पॉर्टेंस टू द एक्चुअल वर्ल्ड, द इनर फीलिंग्स। क्योंकि जो मॉडर्न नॉवलिस्ट थे, जो मॉडर्न नावल लिखने वाले राइटर्स थे, उन्होंने ज़्यादा अहमियत हमेशा दी हकीकी दुनिया को और इनर फीलिंग्स को। अभी मैं आपको ये दोनों अल्फाज समझा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये नावल वाकई रियलिस्टिक नावल है। हकीकी दुनिया से मुराद दोस्तों ये है कि दुनिया जैसी है वैसी ही अपने नावल्स के अंदर इन्होंने पेश की। इन्होंने मिर्च मसाला लगाकर दुनिया पेश नहीं की, मिसाली बनाकर दुनिया पेश नहीं की जहाँ हर चीज़ ठीक होती है, या फिर गलीवर्स ट्रैवल्स की तरह उल्टी पुल्टी अजीबोगरीब दुनिया पेश नहीं की। इन्होंने सीधी दो दुनिया है, एक्चुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड है, वैसा ही उन्होंने पेश किया है। उन्होंने कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया, कोई फिक्शनल बात नहीं की। दूसरी बात, इनर फीलिंग्स। नॉवलिस्ट ने अपने नॉवेल्स के अंदर अपने अंदरूनी जज्बात का, एहसासात का इजहार किया है। यानी उन्होंने जिस तरह बाहर की दुनिया को मनोवन पेश किया, वैसे अपने अंदर की दुनिया को भी मनोवन पेश किया। किसी किस्म का कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया, कोई फर्जी बात नहीं की। तो ये तो हो गया पहला फीचर कि इस नावल को, ये नावल हकीकत से बहुत करीब तर है। दूसरे फीचर की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं तो आपको दूसरा फीचर नज़र आ रहा होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हैज़ बीन फॉरसेकन। मतलब कि वाक़यात को एक तरतीब के साथ पेश करना, इस रवायत को मॉडर्न नावल के अंदर छोड़ दिया गया। वाक़यात को एक तरतीब के साथ बिल्कुल भी पेश नहीं किया जाता। न वाक़यात की प्रॉपर बिगिनिंग होती है, न प्रॉपर मिडल होता है, न प्रॉपर कोई एंड होता है। मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से है, आपको पता नहीं चलता कि मिडल किधर होगा, एंड कब हो जाएगा, कोई पता नहीं चलता। और बाज़-औक़ात एंड वाली बात पहले बता दी जाती है कि जी हमारे हीरो की मौत हो चुकी है, उसके बाद कहानी शुरू की जाती है कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसने यहाँ ये किया, वहाँ वो किया। तो एक प्रॉपर सीधी चेन में चीज़ें पेश नहीं की जाती हैं, जहाँ से दिल करता है शुरू कर लिया जाता है, प्रॉपर कोई तरतीब नहीं। ये चीज़ भी इसको रियलिटी के काफ़ी करीब ला खड़ा करती है इस तरह के नावल को, कि रियल लाइफ के अंदर भी ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास तरतीब हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो पैदा हुआ है वो अपनी ज़िंदगी के तमाम स्टेजेस को गुजार कर ही मरेगा। डेथ कभी भी हो सकती है। तो ये उल्टी पुल्टी चीज़ें पेश करना या प्रॉपर तरतीब के साथ पेश ना करना मॉडर्न नावल को हकीकी दुनिया, हकीकी ज़िंदगी के काफ़ी करीब ला कर खड़ा कर देती है। अब अगर यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पेश करूँ कि कौन से ऐसे मॉडर्न नॉवेल्स थे कि जिनके अंदर कोई ख़ास तरतीब नहीं थी, तो दो ऐसी कहानियाँ मेरे जहन में आती हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गुड बाय मिस्टर चिप्स, जेम्स हिल्टन ने लिखा है, हम सबका बहुत फेवरेट नावल है, सेकंड ईयर सिलेबस का।
इसके अंदर आप जानते हैं कि चैप्टर शुरू यहाँ से होते हैं। जो पहला चैप्टर है, 18 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वो शुरू यहाँ से होता है कि जी मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के यहाँ रहने आ गया था और वहाँ पर उसको डॉक्टर वगैरह मिलता था, और उसके बाद जनाब यानी कि शुरुआत ही यहाँ से हो रही है कि मिस्टर चिप्स जो है वो रिटायर्ड शुदा ज़िंदगी गुजार रहा है मिसेस विकेट के घर। हालांकि आगाज़ तो ऐसे ही होना चाहिए था जैसे पुराने क्लासिकल नॉवेल्स में होता था कि जी यहाँ पर वो इस तारीख को पैदा हुआ, फिर वो यहाँ पर चला गया, फिर तालीम मुकम्मल कर ली, फिर मुलाजमत इख्तियार कर ली, फिर शादी हो गई। लेकिन यहाँ पर राइटर का जो इवेंट दिल किया उसने उठा के लिख लिया। जैसे जैसे इवेंट्स मिस्टर चिप्स की मेमोरी में आते गए तैसे तैसे राइटर भी उनको बयान करता गया, कोई ख़ास तरतीब का ख्याल नहीं रखा गया। दूसरा नावल है जी टू द लाइट हाउस। इसके अंदर भी वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न नावलिस्ट है, कोई ख़ास तरतीब उसने नहीं रखी। जहाँ दिल किया उसने कहानी का कोई भी वाक़या जो दिल किया, जो इम्पोर्टेंट लगा बताना, उन्होंने वही बताना शुरू कर दिया। तो लिहाजा इस तरह के नावल के अंदर कोई ख़ास तरतीब में कहानी बयान नहीं की जाती। तीसरे फीचर की तरफ जनाब चलते हैं। तो तीसरा फीचर है इस तरह के नावल्स का, मॉडर्न नावल्स का, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हैज़ बीन अडॉप्टेड इन मॉडर्न नावल्स। इन नावल्स के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्निक क्या है? लफ्ज़ ज़रा भारी है, इस्तिलाह ज़रा भारी है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस समझना बहुत आसान है। वह इसकी ज़रा डेफिनेशनें देखिएगा। ये दोनों डेफिनेशन समझ लें, एक्सप्लेनेशन समझ लें, ये दोनों ही मैंने गूगल से लिए ताकि आपको बेहतर प्रॉपर एक अच्छी डेफिनेशन मिल जाए, कहीं लिखनी पड़ जाए तो आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद हो। तो लिखा हुआ है कि जी अ पर्सनस थॉट्स एंड कॉन्शियस रिएक्शंस टू इवेंट्स, एक बंदे की सोचें और वाक़यात की तरफ उसका शऊरी रद्द-ए-अमल, मतलब कुछ सोच भी रहा है और जो भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है उसके लिए वो रद्द-ए-अमल भी दे रहा है। परसीव्ड एज अ कंटिन्यूस फ्लो, और ये सब चीज़ें वो एक फ़्लो में कर रहे हैं। वो कुछ सोच भी फ़्लो में रहा है, सोचें बार बार आ रही हैं, वो सोच भी रहा है, और जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है उसके अंदर वो कॉन्शियसली पार्टिसिपेट भी कर रहा है, उसमें हिस्सा भी ले रहा है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, दिमाग में सोचें भी चल रही हैं और एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इस टेक्निक को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये जो लफ्ज़ था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था विलियम जेम्स ने अपने काम के अंदर, अपने काम के अंदर जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। 1890 में इनका ये काम आया था। अब अगर बात की जाए कि लिटरेचर में इसका इस्तेमाल क्या है और इसको लिटरेचर में इस इस्तिलाह को क्या कहा जाता है, तो इट इज़ अ लिटरेरी स्टाइल। ये एक अदब बयान करने का तरीका है, अदब लिखने का एक तरीका है। इन विच आ करेक्टर्स थॉट, जिसके अंदर एक किरदार की सोचें, उसके एहसासात, उसके रिएक्शंस को डिपिक्ट किया जाता है, उसको बयान किया जाता है एक एक तसलसल के साथ, और उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाती बाहर की कोई डिटेल बता के या फिर कोई डायलॉग वगैरह डाल के कि किरदार किसी से बात भी कर रहा है। बिल्कुल नहीं ऐसा किया जाता। किरदार की दो बातों को दिखाया जाता है कि एक तो उसकी सोचों को राइटर नावल के अंदर बयान करता है कि जी ये सोच आ रही है, वो आ रही है, फलां आ रही है, कोई पास्ट की, कोई प्रेजेंट की, कोई फ्यूचर की। और साथ ही साथ ये भी नावलिस्ट लिख रहा होता है कि सोचने के साथ साथ वो बंदा अपनी जहाँ पर भी वो बैठा हुआ है वो वहाँ पर किस तरह से होने वाले वाक़यात के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठा है, अब वो टीचर के बातों पर सर भी हिला रहा होता है, यानी रिएक्शन दे रहा होता है, और साथ ही साथ उसके दिमाग में कुछ सोचें भी चल रही होती हैं। तो उसी इस टेक्निक को के सोचों को भी बयान करना और मौजूदा हालात के मुताबिक रिएक्शन को भी बयान करना, इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहा जाता है। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, मार्शल प्राउस्ट आर अमंग इट्स नोटेबल अर्ली एक्सपोनेंट्स। तो इस टेक्निक को सबसे पहले जो इस्तेमाल करने वाले थे, और इस टेक्निक के जो समझ लें कि इस टेक्निक को शुरू करने वाले थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली जिन्होंने इस्तेमाल किया अपने नॉवेल्स के अंदर, जेम्स जॉयस का नाम आता है, वर्जीनिया वुल्फ का नाम आता है, मार्शल प्राउस्ट का नाम आता है, जिनके नाम बड़े अहम हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में।
सेलियंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न नॉवल को जनाब पढ़ रहे हैं, तो अब बात करते हैं कि इस तरह के नॉवेल्स के अंदर कैरेक्टर्स किस तरह के होते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन इज अनप्रेडिक्टेबल इन मॉडर्न नॉवेल्स। कैरेक्टराइजेशन का कोई पता नहीं चलता किस तरह का कैरेक्टर है। वजह क्योंकि कोई प्रॉपर कहानी तो है नहीं है, कोई बात कहीं से, कोई कहीं से और कोई कहीं से। तो लिहाजा कैरेक्टर्स के बारे में भी प्रॉपर पता करना मुश्किल होगा। कहीं पर उनकी सोचें लिखी हुई हैं, कहीं पर मौजूदा लाइफ लिखी हुई है, कहीं पर पास्ट की सोच है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, अजीब जंगल मंगल है। और यहाँ पर कैरेक्टर को प्रॉपरली डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें टाइप ऑफ कैरेक्टर इज ओनली रिवील्ड एट द एंड ऑफ द नॉवल। तो हमें नॉवल के आखिर में ही पता चलेगा कि किस तरह का कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर किस तरह का था। फ्लैट था, राउंड था, क्या था। फ्लैट का मतलब है वो कैरेक्टर जो बिल्कुल तब्दील नहीं होता, जिसकी कोई मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती। और राउंड का मतलब है कि वो कैरेक्टर्स जिनकी कोई ना कोई मेंटल डेवलपमेंट एंड तक हो जाती है। तो कौन सा कैरेक्टर फ्लैट था, कौन सा राउंड था, एंड पे ही पता चलेगा। पांचवा पॉइंट है जी, सेलियंट फीचर ऑफ मॉडर्न नॉवल में पांचवा पॉइंट है, मॉडर्न नॉवल इज़ वेरी फ्रैंक एंड ओपन। ये नॉवल बहुत ही फ्रैंक है, बहुत ही ओपन है। और नीचे स्टेटमेंट के बाद मैं आपको बात भी समझा देता हूँ। नो शेम और हेजिटेशन इज गिवन मच सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंटिंग इनर फीलिंग्स और बोल्ड सीन्स। आपने अपने अंदरूनी जज्बात का इजहार करना हो, अंदरूनी एहसासात के बारे में बताना हो, या आपने कोई बेबाक किस्म का सीन दिखाना हो, नॉवल में बताना हो, तो किसी किस्म की राइटर कोई हेजिटेशन नहीं करता, कोई शर्म नहीं करता। रियलिटी के करीब चूँकि चीज़ें बतानी है, तो फिर रियलिटी में जो कुछ होता है वो बिल्कुल मनोवन बयान कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल है जी, आप पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन नॉवल है। ये नॉवल का नाम है जिसको जेम्स जॉयस ने लिखा था। और यहाँ पर वो बड़े ही ओपनली बताता है कि स्टीफन डेडलस, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है, जो बाद में आर्टिस्ट बनता है, वो 16 साल की उम्र में ही बड़ा रंगीन मिजाज बन जाता है और वो प्रॉस्टिट्यूट्स को, तवाइफों को विज़िट करना शुरू कर देता है। और वहाँ पर मतलब ये कहने का है कि ये हम वहाँ पर हम महसूस करते हैं कि ये नॉवल बड़ा फ्रैंक हो गया, बड़ा ओपन हो गया। लेकिन ये है कि ये जो भी डिटेल बताई जाती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिटेल्स होती हैं, जानबूझकर बेहूदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता। अगर इन डिटेल्स को ना पढ़ें तो हमें करैक्टर की डेवलपमेंट के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा कि करैक्टर ने ये हरकत क्यों की, और करैक्टर के इस हरकत के बाद करैक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट क्या होती है। क्या वो कोई शर्मिंदगी महसूस करता है, या किसी किस्म की डेवलपमेंट उसकी कोई मेंटल होती है, क्या आइंदा वो बाज रहेगा। तो ये सारा कुछ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये बोल्ड सीन्स और इनर फीलिंग्स वगैरह को बताना ज़रूरी हो जाता है। कम अज़ कम मॉडर्न नॉवलिस्ट इन चीज़ों को बताना ज़रूरी समझते हैं। तो ये नावल बहुत ज़्यादा जनाब ओपन और फ्रैंक भी हैं, और बाद ऐसे नावल्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा ही ओपन थे और जिन्होंने हर चीज़ बहुत ज़्यादा बयान कर दी, खुले होके बयान कर दी कि वो बेहूदगी तक बात चलेगी और नावल को बैन करना पड़ा। D.H. लॉरेंस के कुछ नावल्स को बैन किया गया था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ओपन और फ्रैंक डिस्कशन करते थे अपने नावल्स में, एक एक चीज़ को खोल कर बयान करते थे कि उन पर बेहूदगी का चार्ज लगाकर उनके कुछ नावल्स को चंद कंट्रीज़ के अंदर बैन कर दिया गया। जी जनाब, हम नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। तो छठा जो सेलियंट फीचर है मॉडर्न नावल का वो ये है कि ये नावल पूरी सोसाइटी के लिए नहीं लिखा जाता। ये लोगों के एक मखसूस ग्रुप के लिए लिखा जाता है जो ऑथर की बात को समझ भी जाएं, जिनकी सोच वही हो जो लिखने वाले की हो। मिसाल के तौर पर मैंने बहुत अच्छी एक मिसाल दी है, टॉनी मॉरिसन का नावल जो थे। टॉनी मॉरिसन के ये एक मॉडर्न राइटर है, ये अफ्रीका से उठ के अमेरिका में आई थी और यहीं पर सेटल हो गई और इन्होंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। इनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थीसिस भी है, कभी इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करूँगा। खैर, अब इनके जो नावल्स हैं वो एफ्रो अमेरिकन लोगों के इश्यूज़ को ज़्यादा डिस्कस करते हैं किसी और चीज़ से। यानी कि जो लोग भी इनकी तरह अफ्रीका से उठ के अमेरिका में आए या किसी भी बैकवर्ड एरिया से उठकर अमेरिका में आ गए, उनको वहाँ पर किन मसाइल का सामना है, ये इन्होंने अपने नावल के अंदर ज़्यादा ये चीज़ को डिस्कस किया हुआ। तो लिहाजा ये नावल सारी सोसाइटी के लिए नहीं होते, ये नावल लोगों के मखसूस ग्रुप के लिए होते हैं।
नेक्स्ट जनाब बात करते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न नॉवल में। सातवां जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस मॉडर्न नॉवल के अंदर आपको मॉडर्न थीम्स मिलेंगे। पुराने नॉवेल्स के अंदर आपको पुराने थीम मिलते थे, जेंटैलिटी थी और मोरालिटी थी, यानी कि लोगों के इखलाक के ऊपर बहुत काम किया जाता था, उनको जेंटल और मॉरल बनाने में बहुत काम किया जाता था। मॉडर्न नॉवल के अंदर ये काम नहीं किया जाता। लोगों के इखलाक को बेहतर करने का कोई स्टफ मौजूद नहीं है, मतलब कि कॉन्शियसली कोशिश नहीं की जाती लोगों का इखलाक बेहतर करने के लिए। अगर उनको अपने आप यहाँ से कोई इखलाक की बात मिल जाए तो मिल जाए। मॉडर्न नॉवल के अगर थीम्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ये थीम्स मिलते हैं। साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स मिलती हैं, नफ्सियाती कशमकश, ये करूँ ना करूँ, वो क्यों कर दिया, अजाब पड़ जाता है, अंदर वाली फीलिंग्स जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो बाहर आती हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है यहाँ पर थीम। अब जिस तरह अफ्रीका से उठ के लोग अमेरिका में आ गए तो उनको यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्या मैं अफ्रीकन हूँ या अमेरिकन हूँ। फिर लव एंड लॉनलीनेस इसका थीम है जी। मेंटल डेवलपमेंट इसका थीम है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि मॉडर्न जो लिटरेचर था, मॉडर्न नॉवल भी जाहिर है दो अजीम जंगों के बाद लिखा गया, जो एक डिप्रेशन का दौर तस्वर होता है पूरी दुनिया के लिए, तो इसके अंदर भी हमें मॉडर्न थीम के तौर पर डिप्रेशन मिलता है। सेंस ऑफ लॉस, जैसे इंसान का कुछ खो गया, और दो अजीम जंगों के बाद तो इंसान का बहुत कुछ खो गया, जिनमें एक लॉस मज़हब का लॉस भी है, आइडेंटिटी का लॉस भी है। सिनेसिज्म बहुत ज़्यादा है जी इस लिटरेचर में, मतलब कि बहुत ज़्यादा कड़वी बातें की जाती हैं, तंज किया जाता है। सेक्युलरिज्म है, गैर मजहबी बातें की जाती हैं, मज़हब को एक तरफ रख कर बात की जाती है। तो ये थीम्स जनाब इसके अंदर पाए जाते हैं जी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है मॉडर्न नॉवल का कि इसके अंदर आम आदमी हीरो होता है। इसके अंदर उथैलो नहीं है या इसके अंदर गलीवर नहीं है, इसके अंदर जनाब आम सा कोई बंदा होगा, वो ही हीरो होगा। अब अगर गुड बाय मिस्टर चिप्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि चिप्स को हीरो के तौर पर पेश किया गया। हीरो नहीं तो कम से कम मरकजी किरदार तो चिप्स है, और वो कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं है, ना बहुत लायक है पढ़ाने में, ना पढ़ने में लायक था, और बहुत ही आम सी उसकी लाइफ है, और उसको जनाब प्रोटैगनिस्ट बनाकर, मेन कैरेक्टर बनाकर नावल में पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोई राजा रानी, कोई बादशाह मलका यहाँ पर हीरो हीरोइन नहीं होते, कॉमन मैन ही हीरो होता है। दूसरी बात कि टू द लाइट हाउस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी ऐसे ही है। एक आम सी घरेलू औरत को मेन किरदार के तौर पर पेश किया जाता है, कोई ख़ास उसके बारे में बात नहीं है, शी इज़ सिंपली हाउस वाइफ। उसके बाद पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन के अंदर भी एक बहुत ही गरीब बच्चे को आर्टिस्ट बनता हुआ दिखाया गया है। कोई यहाँ पर किंग क्वीन और दरबारी माहौल नहीं है, बहुत ही कॉमन लोग हैं जो कि मॉडर्न नॉवल के हीरो हैं, और ये बात भी इसको काफ़ी रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि आम जिंदगी के अंदर भी अब हमें कहाँ पर बादशाह मलका और ये सब नज़र आते हैं। आम आदमी ही होता है जो अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा होता है और हीरोइकली उसमें से निकल रहा होता है। तो मॉडर्न नॉवल में आम आदमी हीरो होता है। नौवां अगर इसका फीचर डिस्कस किया जाए प्यारे दोस्तों, तो मॉडर्न नॉवलिस्ट लुक एट नेचर एज समथिंग पावरफुल बट ब्लाइंड एंड पिटीलेस। यानी अगर हम इनको रखें ये नेचर के सामने, तो ये नेचर को पावरफुल तो समझते हैं लेकिन अंधी समझते हैं और बेरहम समझते हैं। उनको नहीं लगता कि नेचर इनके लिए कुछ टेंडर जज्बात रखती है। और याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, मॉडर्न आदमी ज़्यादा कड़वा दो अजीम जंगों के बाद ही बना है। उसका रवैया गॉड के लिए, मज़हब के लिए और इखलाक के लिए और नेचर के लिए और दुनिया की हर चीज़ के लिए उनका रवैया बड़ा कड़वा हो गया। इसलिए कड़वापन भी मॉडर्न नॉवल का एक थीम बन गया। तो ये रोमांटिक्स की तरह नेचर को कोई ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करते, उसकी शान बयान नहीं करते। बस उनके नज़दीक ठीक है, नेचर पावरफुल है, लेकिन इंसान के हवाले से इसका कोई किरदार नहीं है, इंसान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। मॉडर्न नॉवलिस्ट नेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, और ना ही नॉवेल्स के अंदर नेचर का आपको कोई ख़ास जिक्र मिलेगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी पॉइंट है, लेकिन कम इम्पॉर्टेंट मत समझिएगा, ये तमाम डिस्कशन का हासिल भी है कि मॉडर्न नॉवल लाइक मॉडर्न लिटरेचर वाज एक्सपेरिमेंटल। मतलब इसके अंदर जिस तरह मॉडर्न पूरे लिटरेचर के अंदर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए, मॉडर्न नॉवल के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किए गए। इट वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू नैरेटिव टेक्निक सच एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यू थीम्स, डिप्रेशन, सेक्युलरिज्म, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल डेवलपमेंट, न्यू पैटर्न्स इन करेक्टराइजेशन। तो ये वो चीज़ें थी जिसके साथ मॉडर्न नॉवल में काफ़ी तजर्बात किए गए। नई नई नॉवल बयान करने की टेक्निक सामने लाएगी, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके अलावा नए नए थीम सामने लाए गए, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा करेक्टराइजेशन में भी नए नए पैटर्न लाए गए कि करेक्टर का एंड तक पता ही ना चले, एंड पर जाकर पता चलता था कि जी करेक्टर फ्लैट था कि राउंड था। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न नॉवल। इसके ऊपर ज़्यादा मटेरियल यूट्यूब के ऊपर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके पल्ले पड़ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को टेस्टों में और पेपरों में इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से बयान करने के काबिल हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।